Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is past UQ of NOS. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएनएस वाले टॉपिक से। तो पहले डीएनएस की इटियोलॉजी है। डीएनएस की चार इटियोलॉजी होती है: ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर, रेशियल फैक्टर और हेरिडिटरी फैक्टर है। ट्रॉमा के अंदर आपने इसको दो में डिवाइड कर देना, ओके। लैटरल ब्लो और फ्रंटल ब्लो। जो लैटरल ब्लो होगा उसकी वजह से आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। सेप्टल कार्टिलेज डिस्प्लेस हो जाएगा, वोमिरन ग्रूव से और मैक्सिलरी क्रस्ट से भी डिस्प्लेस हो जाएगा। जबकि जो फ्रंट से होगा, फ्रंट की वजह से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टिंग हो सकती है, बकलिंग हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकती है नेजल सेप्टम की और टीलोस्कोपिंग हो सकती है इसके मार्जिन की, ओके। इसके अलावा ये ना सिर्फ चिल्ड्रन में बल्कि बर्थ में भी हो सकता है, ठीक हो गया, खासतौर पर डिफिकल्ट डिलीवरी के अंदर। इसके बाद डेवलपमेंटल एरर। तो डेवलपमेंटल एरर के अंदर अपने टेक्टो जो सेप्टल प्रोसेस होता है उससे नेजल सेप्टम बनता होता है, जो कि डिसेंट करेगा टू मीट द टू हाफ ऑफ डेवलपमेंट पैलेट इन द मिडिल लाइन, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हाई आर्च पैलेट हो जाता है तो हाई आर्च पैलेट की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, फॉर एग्जांपल अगर पैलेट या बेस ऑफ स्कल की ग्रोथ अनइक्वल होती है तो उसकी वजह से बकलिंग हो सकती है। माउथ ब्रीदर के अंदर फॉर एग्जांपल एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के अंदर पैलेट का भी हाई आर्च होता है, उसकी वजह से भी आपको डीएनएस देखने को मिल सकता है। या इसके अलावा क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के अंदर डेंटल एब्नॉर्मैलिटी के अंदर देखने को मिलेगा। रेशियल के अंदर कॉकेशियन और हेरिडिटरी के अंदर फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद टाइप ऑफ डीएनएस और टाइप ऑफ डीएनएस के अंदर आपने 5 टाइप पढ़नी है। इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन सी शेप, एस शेप, स्पर आ जाएगा और थिकनिंग आ जाएगा। जो एंटीरियर डिसलोकेशन होती है किसी भी चैम्बर के अंदर प्रोजेक्शन देखने को मिल सकती है, इसमें आपने बेस ऑफ नोज को देखना होता है। उसके बाद सी शेप है, सी शेप के अंदर जो डेविएशन होगी ना वो कर्व होगी, एक साइड पे कर्व हो जाती है। निजल जो चैम्बर होगा एक साइड पे कर्व होगा, ओके। तो वहाँ पे वाइडर होगा, यहाँ पे आपको कंपनसेटरी इंफीरियर टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी होगी जिसको मल्बिली टर्बिनेट बोलते हैं। इसके बाद एस शेप वर्टिकल एंटर और पोस्टीरियर हो सकता है, इसमें आपको बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद निजल्स पर क्या होता है, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि कार्टिलेज जो बोन की जंक्शन से निकलती होती है। अगर ये लैटरल प्रोजेक्ट करेगी तो हेडेक हो जाएगा। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस भी करवा सकती होती है। इसके बाद थिकनिंग है, थिकनिंग ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेमाटोमा की वजह से देखने को मिल सकती है, सेप्टल हेमाटोमा की वजह से आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर को याद करने का मिमोनिक है, शी मीना, ओके। इससे क्या हो जाएगा, साइनसाइटिस, एच से आपका हेडेक हो जाएगा, ई से आपका एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी आ जाएगा, एम से मिडल ईयर इन्फेक्शन आ जाएगा, ई से आपका एपिस्टेक्सिस आ जाएगा, ई से एनोस्मी आ जाएगा, एन से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके। अब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टिबुलर कॉज हो सकता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का, फॉर एग्जांपल कॉर्डल सेप्टल डिसलोकेशन, साइनिकी स्टेनोसिस एट द नेजल वाल्व, इसकी वजह भी साइनिकी होती है। फॉर एग्जांपल पोस्ट राइनोप्लास्टी। इसके बाद है कि एटिक है, तो एटिक ये अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम ड्यू टू हाई सेप्टल डेविएशन टर्मिनेट हो सकती है या कॉर्नल हो सकती है, ओके। इनके रीजंस लिखी हुई है, तो वेस्टिबुलर, नेजल वाल्व, एटिक, टर्मिनल और कॉर्नल को आपने देख लेना है। और इसको चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सबसे पहला टेस्ट आएगा कॉटल टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कॉटल टेस्ट, तो कॉटल टेस्ट होता है, इट इज यूज्ड इन द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एब्नॉर्मैलिटी ऑफ नेजल वाल्व है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर चीक को लैटरली ड्रा करते हैं, अगर नेजल एयरवे इंप्रूव होती है तो टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि वेस्टिबुलर कंपोनेंट ऑफ नेजल वाल्व का मसला था। और हेडेक में स्लूडल न्यूरल्जी आ जाएगा, क्लियर। तो ये तो आगे इसकी टियोलॉजी आ गया। बाकी डायग्नोस करने के लिए क्या करना, आपने हिस्ट्री लेनी है। नंबर 2 इंटीरियर एंडोस्कोपी है, नंबर 3 कॉटल टेस्ट और नंबर 4 सिटी स्कैन। लेकिन सिटी स्कैन से पहले एक्सरे आना चाहिए। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे पीएनएस वाटर व्यू आएगा, एक्सरे पीएनएस ऑक्सीपिटामेंटल व्यू होता है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर हम दो चीजें आपने याद करनी है, एसएमआर और दूसरा होता है सेप्टोप्लास्टी होती है। अब एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में क्या फर्क होता है, एसएमआर आपने 17 से पहले कभी नहीं करा, सेप्टोप्लास्टी कर सकते होते हैं। एसएमआर एक एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है जबकि जो सेप्टोप्लास्टी होता है कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। सेप्टो एसएमआर के अंदर तकरीबन तमाम कार्टिलेज को निकाल देते हैं, जबकि सेप्टोप्लास्टी के अंदर क्या करते हैं, आप हैचिंग करते हैं, ओके, क्रॉसिंग करते हैं, ओके। यानी एसएमआर के एक्सटेंसिव डायसेक्शन ऑफ सेप्टम जिसके अंदर तमाम डिफॉर्म बोनी कार्टिलेजिनस पार्ट को निकाल दोगे, जबकि सेप्टोप्लास्टी के अंदर लिमिटेड सिलेक्टिव डायसेक्शन है, मिनिमल कार्टिलेज जो बोन को निकालोगे। एसएमआर 17 से पहले नहीं करते, ये आपको 17 से पहले कर सकते हैं। इसमें म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिओस्टल फ्लैप सिर्फ एक ही साइड से निकालोगे, दोनों साइडों से निकालोगे। सेप्टोप्लास्टी में आप एक ही साइड से निकालोगे, ओके। अब इसमें बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट को एक्साइज करते हो, जबकि यहाँ पे आपका स्कोरिंग करोगे, क्रॉस हैचिंग करोगे, वेज एक्सियन करोगे, रीअलाइनिंग करोगे। अब कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस या रीऑपरेशन के चांसेस, रीऑपरेशन डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेशन भी आपको इस्तेमाल में देखने को मिलती है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे है कॉम्प्लिकेशन पूछी हुई है एसएमआर की और सेप्टोप्लास्टी की, तो इनका रट्टा मार लेते हैं, ओके। तो एक निमोनिक है, एसटीबीएफ रेड और पीएफ है। तो एसटी से क्या हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा सेप्टल परफोरेशन, सेप्टल एब्सेस, सेप्टल हीमाटोमा हो जाएगा, टी से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, बी से ब्लीडिंग हो जाएगी, ओके, जिसके लिए आपने पैकिंग करनी है। एफ से क्या हो जाएगा, फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम है। आर ई से क्या होगा, रिट्रैक्शन हो जाएगी, ओके, रिट्रैक्शन ऑफ कॉलम आ जाएगा। डी से डिप्रेशन ऑफ ब्रिज आ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा जो आखिर में आपका पी है, पी से परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन है, ओके। ये चीजें आ जाएगी। बाकी जो सेप्टोप्लास्टी के अंदर आपने एक दो ऐड कर देनी है, उसका मिमोनिक सीएस एक्टिविफॉर्म सीएस ऑफ राइनोरिया और सैडल नॉस डिफॉर्मिटी। तो ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। इसके बाद है कि सेप्टोप्लास्टी हमने 17 से नीचे पहले बस और 17 के बाद भी कर सकते होते हैं सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। इसके बाद है डिफाइंड सेप्टोप्लास्टी। तो सेप्टोप्लास्टी की कंजर्वेटिव अप्रोच होती है टू द सेप्टल सर्जरी। इसमें आप आपने सेप्टल फ्रेमवर्क को क्या करना होता है, रिटेन करना होता है। म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिओस्टल फ्लैप को सिर्फ एक ही साइड पे रेस्ट करना होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डीएनएस से सेप्टोप्लास्टी करेंगे। तो कहती है कि 17 साल से पहले हम एसएमआर नहीं करते होते बिकॉज इट इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ नेजल स्केलेटन।
पैटर्न, दैट इज वाई हम चूज करते हैं सेप्टोप्लास्टी को। ओके, बाकी इससे हमारा सेप्टोप्लास्टी का डिफरेंस ऑलरेडी हो गया कि एक्सटेंसिव डायसेक्शन होती है, 17 से पहले नहीं करते, तो लैब को दोनों साइड से रेस्ट करते हैं, बोनी कार्टिलेजिनस पार्ट को एक्सरसाइज करते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होती है, ये ऑपरेशन डिफिकल्ट होता है। ओके, बाकी इसकी हमने टाइप भी देख लिया, एंटीरियर सी शेप, एस शेप, स्पर और थिकनिंग आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद सेप्टम पूछे हुए हैं, मैंने निमोनिक बताया था, शी मीन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हेडेक और मिडल ईयर इन्फेक्शन है, एक्स्ट्रा नेजल है, बाकी सारे आपके नेजल आ जाते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि राइट 3 इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी इसकी और इंडिकेशन पूछ रही है किसकी, एसएमआर की और सेप्टोप्लास्टी की। ठीक है, सेप्टोप्लास्टी की इंडिकेशन पूछ रहा है। तो पहले तो आपने कॉमन इंडिकेशन को रट्टा मारना। कॉमन इंडिकेशन कौन कौन सी थी? ओके, अगर हमारा डीएनएस की वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और रिकरेंट हेडेक है, अगर डीएनएस की वजह से आपको रिकरेंट साइनोसाइटिस देखने को मिल रहा है, अगर डीएनएस की वजह से आपको एपिस्टेसिस देखने को मिल रही है, ये तो तीनों की डीएनएस से रिलेटेड, या सेप्टोराइनोप्लास्टी के साथ करते होते हैं, या फिर प्रीलिमिनरी स्टेप होता है किसके अंदर, हाइपोफिजेक्टोमी के अंदर, फॉर एग्जांपल ट्रांससेप्टल ट्रांससफिनाइडल अप्रोच है। ठीक है, ओके, तो डीएनएस के तो हमने बता दिया। अब वो कह रहे हैं डीएनएस के अलावा बताओ कि डीएनएस की वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सेप्टोराइनोप्लास्टी आपने बताना एक्स्ट्रा। इसके अलावा आपने ये बताना है कि अगर हम अप्रोच करेंगे मिडल मीएटस या फ्रंटल रिसेस के अंदर, एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी, जहाँ पे डीएनएस क्या करता है, हमारे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, तो मिडल मीएटस या फ्रंटल साइनस में एक्सेस होना इन द एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी है, ये एक्सेस होना टू द एंडोस्कोपिक डीसीआर के अंदर होना, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी फोसा के अंदर ट्रांससेप्टल ट्रांससफिनाइडल अप्रोच है, या फिर स्लीप एपनिया या हाइपोपनिया सिंड्रोम हो रहा है, तो इसकी वजह से आपने चीजें तैयार कर लेनी है। ठीक है, कौन कौन सी दोबारा बता दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्रोच टू द फ्रंटल साइनस अप्रोच, फ्रंटल साइनस में अप्रोच कैसे करोगे, एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी, पिट्यूटरी में कैसे करोगे, ट्रांससेप्टल ट्रांससफिनाइडल अप्रोच आ जाएगी, कॉस्मेटिक में सेप्टोराइनोप्लास्टी है। ठीक है, ये आपके आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनएस का ऑलमोस्ट सवाल क्वेश्चन हो गया, बाकी सेप्टल हीमाटोमा की तरफ आ जाते हैं। ओके, सेप्टल हीमाटोमा की आपने 2 से 3 चीजें तैयार करनी है, और सेप्टल एब्सेस की भी आपने ऐसे 2 से 3 चीजें तैयार करनी होती है, बाकी डायग्नोस आप आराम से कर लोगे। क्लियर। तो सेप्टल हीमाटोमा के अंदर क्या आएगा, सेप्टल हीमाटोमा के अंदर आपने इसका कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट पढ़ना है। ठीक है, ओके, ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। अगर ट्रीटमेंट अगर स्मॉल हीमाटोमा तो आपने क्या करना है, एस्पायरेशन करनी है। एस्पायरेशन के लिए व्हाइट बोर्ड स्टीराइड नीडल यूज करनी है, अगर लार्जर है तो लार्जर के अंदर आपने इंसिजन देना और ड्रेनेज करना है। कैसे करोगे आप, जो इंसिजन होगा इंटीरियर पोस्टीरियर इंसिजन होगा, नंबर 2 पैरेलल होगा टू द नेजल फ्लोर होगा। इसके बाद नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 आपने क्या करना है, एक्सरसाइज इंसिजन ड्रेनेज के बाद आपने एक्सरसाइज करना फर्स्ट स्मॉल पीस ऑफ म्यूकोसा फ्रॉम द एज ऑफ इंसिजन, जिसकी वजह से ड्रेनेज हो जाएगी। और ड्रेनेज के बाद आपने क्या करना है, लेजर पैकिंग करनी है दोनों साइडों के ऊपर ताकि रीअकोमुलेशन ना हो। लास्ट में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक करनी है टू प्रिवेंट द सेप्टल एब्सेस। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, नंबर 1 सेप्टम की थिकनिंग हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू की वजह से, नंबर 2 सेप्टल एब्सेस हो सकती है। क्लियर। या नेक्रोसिस ऑफ कार्टिलेज हो सकता है, डिप्रेशन ऑफ नेजल डोर्सम आ जाएगा। ठीक हो गया, तो नेक्रोसिस को आप रट्टा मार लो। क्लियर। और ये आपकी 4 कॉम्प्लिकेशन है। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, थिकनेड सेप्टम हो जाएगा, सेप्टम मोटा हो जाएगा, सेप्टल एब्सेस हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी और डिप्रेशन ऑफ नेजल डोर्सम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आगे चलते हैं हम। सेप्टल एब्सेस का सवाल है। सेप्टल एब्सेस का ट्रीटमेंट पहले देख लेते हैं। सेप्टल एब्सेस का जो ट्रीटमेंट है ना, सेप्टल इसमें इंसिजन ड्रेनेज करनी है। अब यहाँ पे जो इंसिजन है ना, आपने डिपेंडेंट पार्ट ऑफ नेजल कैविटी के अंदर लगाना होता है इंसिजन। ओके, और इंसिजन के बाद आपने क्या करना होता है, ओके, इंसिजन के बाद आपने पस और नेक्रोटिक पीसेस ऑफ कार्टिलेज को सक्शन से रिमूव कर देना। फिर आपने जो इंसिजन है उसको रीओपन करना है डेली फॉर 2 to 3 डेज, ताकि किसी भी पस को ड्रेन कर सके, किसी भी नेक्रोटिक पीस ऑफ कार्टिलेज को निकाल सके। इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक 10 दिन तक आपने देनी होती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन को आपने 2 में डिवाइड कर देना है, कॉस्मेटिक और इंट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल में मेनिंजाइटिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, और कॉस्मेटिक के अंदर आपकी डिप्रेशन ऑफ डोर्सम है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सेप्टल परफोरेशन है। ठीक है, वहां पे नेक्रोसिस था, बस यहाँ पर आपने डिप्रेशन एक ऐड कर लिया। तो ये भी हो गया, सेप्टल एब्सेस भी हो गया। ओके, ऑलमोस्ट सेप्टल एब्सेस के सारे क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक्यूट रिनाइटिस की तरफ आ जाते हैं। तो एक्यूट रिनाइटिस में सबसे पहला सवाल कोराइजा किससे है। ओके, एक्यूट रिनाइटिस वाले चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो एक्यूट रिनाइटिस कोराइजा किससे होता है, अच्छा कोराइजा एयरबोर्न ड्रॉपलेट की वजह से होता है, या एडिनो वायरस, पिकोंडा वायरस या राइनो वायरस की वजह से होता है। तो अब रट्टा मार लो कि एडिनो पिकोंडा राइनो वायरस की वजह से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, तकरीबन इंक्यूबेशन पीरियड ये भी नोट कर लेना कि 1 से लेकर 4 दिन होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। यानी 1 से लेकर 4 दिन के अंदर आपको सिम्पटम देखने को मिलेंगे। ओके, लो ग्रेड फीवर होगा। ओके, क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी एट द बैक ऑफ द माउस नहीं नोज, और बर्निंग सेंसेशन के अलावा राइनोरिया स्नीजिंग होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, मसल्स में पेन आपको देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज वाटरी या प्रोफ्यूज वगैरह हो सकती है। इसके बाद में म्यूकोपुरुलेंट हो जाएगी। म्यूकोपुरुलेंट क्यों होगी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलिटिकस की वजह से हो सकती है, इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकती है। ट्रीटमेंट पूछा, ट्रीटमेंट में नंबर 1 आएगा बेड रेस्ट आ जाएगा। नंबर 2 प्लेंटी ऑफ फ्लूइड है ताकि हमने डिहाइड्रेशन को ओवरकम करनी है। नंबर 3 अगर एलर्जी है तो एंटीहिस्टामिन और नेजल डिकंजेस्टेंट यूज करनी है। हेडेक और फीवर माइल्ड है तो आपने एनाल्जेसिक यूज करनी है। एंड स्प्रिट आपने इस्तेमाल नहीं करना बिकॉज ये वायरस की शेडिंग को बढ़ा देता है। एंटीबायोटिक सेकेंडरी के लिए चाहिए, और ये डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होता है। ठीक है, लेकिन आगे कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकती है, बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल साइनसाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया हो सकता होता है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी एट्रोफिक रिनाइटिस के अंदर। तो प्राइमरी एट्रोफिक रिनाइटिस के अंदर डायग्नोस करना है। इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपने सारे और क्रॉनिक कंडीशन के नाम भी देने हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉनिक सिंपल रिनाइटिस होगा, हाइपरट्रॉफिक आ जाएगा, रिनाइटिस सी का केस यूज आ जाएगा। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएगा। ट्रीटमेंट को आपने 2 में डिवाइड कर देना, मेडिकल और सर्जिकल आ जाएगा। क्लियर। अब मेडिकल के अंदर आपने क्या रट्टा मारना है,
अगर ट्रीटमेंट का मेडिकल और सर्जिकल आ जाएगा, मेडिकल का निमोनिक रट्टा मार लो, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ जीएन लोब्स है, ओके। जीएन से क्या होगा, ग्लूकोज एंड ग्लिसरीन 25% आपने यूज करना है। इसके अलावा नेजल इरिगेशन और रिमूवल ऑफ करस्ट आना शुरू हो जाएगा, ओके। लोब्स है, लोकल एंटीबायोटिक आ जाएगा, उससे एस्ट्राडायोल सप्लाई आ जाएगा, ओके। पी से प्लेसिटल एक्सट्रैक्ट, पी से पोटेशियम आयोडाइड और ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। या इसको आप पोप से भी रट्टा मार सकते हो, मैंने पता नहीं कैसे निमोनिक बनाया है। या फिर इसको मैं सिंपलीफाई कर दूं, लैंग से रट्टा मार सकते हो। एल से क्या होगा, लोकल एंटीबायोटिक होगा। एन से नेजल इरिगेशन एंड द रिमूवल ऑफ करस्ट आ जाएगा, ओके। जी से आपका 25% ग्लूकोज एंड ग्लिसरीन आ जाएगा, पोप्स है, ओके। पी से आपका प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, स्टेरॉइड स्प्रे, पोटेशियम आयोडाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो लैंग पॉप से रट्टा मार सकते हैं। उसके बाद वाला नेजल इरिगेशन, नेजल इरिगेशन के नाम में अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाना। अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर 3 चीजें होती है। नंबर 1 आपने क्या लेना है, सोडा बाइकार्बोनेट लेना। नंबर 2 बाइबोरेट लेना होता है। नंबर 3 सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। 280 ml वाटर में लेना होता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये रस को लूज कर देगा और थिक टेनेशियस डिस्चार्ज को रिमूव कर देगा, ठीक है, ओके। तो ये आपने नोट कर लेनी है। अब लूज कर देगा और फिर इसको मैकेनिकली रिमूव कर देगा, फोर्सेप्स और सेक्शन से रिमूव कर देगा। फिर 25% ग्लूकोज इन द ग्लिसरीन होती है, ये क्या प्रोटीलिटिक करता होता है, यानी प्रोटीलिटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करना शुरू कर देगा, जो कि फुल स्मेल कराते हैं। लोकल एंटीबायोटिक है, लोकल एंटीबायोटिक के अंदर आपने क्या करना है, लोकल एंटीबायोटिक क्या करेगी, इसमें जो एंटीबायोटिक का नाम है वो है कीमेसिटिन, ओके। एंटीयूजाइना, कीमेसिटिन एंटीयूजाइना के अंदर सीओडी होता है, क्लोरोमाइसिटिन होता है, एस्ट्राडायोल होता है, विटामिन डी2 होता है, तो ये भी यूजफुल होता है। इस पर एस्ट्राडायोल स्प्रे वैस्कुलरिटी को बढ़ा देती है, नेजल म्यूकोसा की डीजनरेशन को बढ़ा देती है। इसके अलावा प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट के आपने सब म्यूकोसिल डालना होता है द नोज, जो कि रिलीफ प्रोवाइड करेगा। सिस्टमिक यूज स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जो कि 1 ग्राम आपने 10 दिन तक लेनी है क्लैप्सियल ऑर्गेनिज्म के लिए। पोटेशियम आयोडाइड है। सर्जिकल के अंदर आपने 2 में डिवाइड कर देना, ठीक है। पहला है लंग्स ऑपरेशन, जिसमें लंग्स ऑपरेशन दोनों नॉस्ट्रल को क्लोज कर दोगे विद इन द नेजल वेस्टिब्यूल 6 महीने तक करोगे। लेकिन अगर पार्शियली करोगे तो उसको मॉडिफाइड लंग्स ऑपरेशन कहते हैं। नर्विंग ऑफ द नेजल कैविटी, नर्विंग ऑफ नेजल कैविटी के अंदर आपने सब म्यूकोसल इंजेक्शन और टेफ्लोड प्लेट वाइडनिंग एंड द मीडियल सेक्शन एंड द मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैटरल वॉल या फैट कार्टिलेज बोन या टेफ्लॉन स्ट्रिप को आपने अंडर द म्यूकोपेरियोस्टम ऑफ फ्लोर एंड द लैटरल वॉल ऑफ नोज में डालना है, ठीक है। यानी फ्लोर और लैटरल वॉल ऑफ नोज की म्यूकोपेरियोस्टियम और सेप्टम की म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम, इसके अंदर आपने ये डाल देना है, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी जो सेकेंडरी वाला होता है उसका निमोनिक सीरियल है, इससे क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, ओके। आर से आपका आ जाएगा रेडिएशन आ जाएगा, राइनोसेक्युलरम आ जाएगा, ओके। लूपस लेप्रोसिन की वजह से आपको सेकेंडरी देखने को मिलेगा, जबकि यूरिलैटरल एट्रोफिक वाला वो आपको देखने को मिलता है एक्सट्रीम डीएनएस में देखने को मिलता है, ओके। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ओके। इसके बाद एट्रोफिक रिनाइटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। बाकी कहते हैं कि हाउ नेम वन डायग्नोस्टिक टाइप फॉर अबव फॉर ईच ऑफ द अबव 3 डिजीज, तो आपने और डिजीज के नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल क्रॉनिक सिंपल रिनाइटिस है, क्रॉनिक सिंपल रिनाइटिस में जो स्वॉलन टर्बिनेट होती है, डेट पिट ऑन प्रेशर, जो एंड श्रिंक विद द वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग के आपका प्रेशर लगाओगे तो वो पिट हो जाएगी और श्रिंक करेगी वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग से। हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट के अंदर क्या करोगे, कोई पिट नहीं होगा प्रेशर के ऊपर और लिटिल श्रिंकेज होगी वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्रॉप के साथ, ओके। और इसके अलावा एट्रोफिक रिनाइटिस है, ओके। एट्रोफिक रिनाइटिस के अंदर आपने क्या देखना है, एट्रोफिक रिनाइटिस में एंटीरियर राइनोस्कोपी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एट्रोफी देखने को मिलेगी, तो पिट और श्रिंक विद वेसोकंस्ट्रिक्टर है। उसके बाद साइंस सिम्पटम ऑफ एट्रोफिक रिनाइटिस है, क्लियर। तो साइंस सिम्पटम में क्या क्या होता है जल्दी बता दें तो आपको, ठीक है। अब साइंस सिम्पटम में क्या होता है, साइंस क्लिनिकल फीचर की तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 डिजीज फीमेल में होता है, प्यूबर्टी में होता है, फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज आपको नोज से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मर्सीफुल एनास्मिया हो जाएगा, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि जो डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगी, जो कि फुल स्मेलिंग होती है, ग्रीनिश होती है। इसके अलावा जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी बिकॉज ऑफ लार्ज क्रस्ट है, जिनको रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, ग्रीनिश ब्लैक क्रस्ट होगी, जो कि टर्बिनेट को सेप्टम को कवर कर रही होती है। जब उसको निकालेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। जब उसको क्रस्ट को निकालेंगे तो फिर नेजल कैविटी रूमी इतनी होती है, इतनी रूमी नजर आती है कि आपका पोस्टीरियर वाल ऑफ नेसोफेरिंग नजर आ रहा होता है। नेजल म्यूकोसा पेल होता है, सेप्टल परफोरेशन, डर्मेटाइटिस और नेजल वेस्टिब्यूल आपको देखने को मिल सकते हैं। सडन नोज डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन बता रही है, क्लियर। ये ट्रॉफिक नेजल आपको फेरिंक्स में भी देखने को मिल सकती है, लैरिंक्स में भी देखने को मिल सकती है। यूस्टेशियल ट्यूबर डिसफंक्शन हो सकता है। पैरानेजल साइनसेस यूजुअली अंडर डेवलप और स्मॉल होती है, क्लियर। उसका जो प्रोग्नोसिस है ना, ये काफी साल तक परसिस्ट करता है, लेकिन ये रिकवर हो जाता है स्पॉन्टेनियसली इन द मिडल एज है, ठीक है। पैरानेजल साइनसेस ओपैक हो गया, एक्सरे और जो होगा हमारा एंटर वाश होगा, उसको परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ थिकन वाल होता है, साइनसेस है, क्लियर। ये तो हो गया हमारा एट्रोफिक रिनाइटिस है। इसके बाद ग्रोस अपीयरेंस ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट और एंटीरियर राइनोस्कोपी फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन, तो आपने बताना क्रॉनिक एट्रोफिक रिनाइटिस के अंदर जो टर्बिनेट होती है बिकम्स द मियर रिजिस, ओके, सिर्फ रिजिस की फॉर्म में नजर आएगी। एलर्जी रिनाइटिस के अंदर पेल हो गए और इनलार्ज हो गए इंफीरियर टर्बिनेट। क्रॉनिक कैटरल रिनाइटिस के अंदर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी के अंदर जो टर्बिनेट का म्यूकोसा थिक होगा, डज नॉट पिट ऑन द प्रेशर और श्रिंक विद द वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग, नहीं वो हाइपरट्रॉफिक में है। लेकिन जो क्रॉनिक सिंपल है उसमें वो श्रिंक हो जाता है, वो पिट और प्रेशर, ओके। तो ये आपने टर्बिनेट की कंडीशन सबके अंदर नोट कर लेनी है। तो पहला क्रॉनिक, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नेजल म्यूकोसा डल रेड इन कलर है, टर्बिनेट स्वॉलन है, पिट और प्रेशर श्रिंक विद एप्लीकेशन ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग है, जिसकी वजह से अपने हाइपरट्रॉफी से सेपरेट कर देना होता है। मिडल टर्बिनेट के अंदर भी स्वॉलिंग होगी, बाकी इसको ऑपोजिट कर दो तो हाइपरट्रॉफिक आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर एट्रोफिक रिनाइटिस में जो टर्बिनेट को क्या होता है, यहाँ पे आपको ग्रीनिश क्रस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद नेजल मियासिस है, मैगट्स की तरफ आ जाते हैं। तो मैगट्स, नेजल मियासिस है, मैगट्स को रिमूव करने का वो बता रही है, मेथड बता रही है, ओके। तो
अच्छा, इस चैप्टर में रट्टा मार लेना कि यूनिलैटरल फुल स्वेलिंग नेज़ल डिस्चार्ज है। तो पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा बच्चों का, फॉरेन बॉडी, इसके बाद राइनोलेटा नेज़ल डिप्थीरिया, नेज़ल मियासिस, एक्यूट है, क्रॉनिक यूनिलैटरल राइनोसाइनोसाइटिस है। ओके, और फॉरेन बॉडी की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो नेज़ल इन्फेक्शन हो, साइनोसाइटिस हो सकता है, राइनोलिथ की फॉर्मेशन हो सकती है, या ट्रैकियोब्रोंकियल ट्यूमेन हेल हो सकती है। और नेज़ल मियासिस से माइग्रेट्स क्या होते हैं, माइग्रेट्स ये कौन सी स्पीशीज की होती है, क्राइसोमिया की होती है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट तैयार करना, ट्रीटमेंट के क्या होगा, नंबर 1 आपने जो नंबर 1 मैग्नेट्स को आपने क्या करना है, पिक करना है, तमाम विजिबल मैग्नेट को फोर्सेप्स से रिमूव करना होता है, ठीक हो गया। ओके, मैनी ऑफ देम ट्राई टू रिट्रीट इनटू डार्कर कैविटी। ओके, तो कहते हैं कि बाकी सारे ना डार्कर कैविटी में छुप जाती होती है, या तो आपने क्या करना है, क्लोरोफॉर्म वाटर से ट्रीट करना है, इंस्टिल करना और आपने मार देना उनको। इसके अलावा नेजल डाउच विद द वार्म सलाइन या अपनी क्रस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा पेशेंट जिसमें मैग्नेट्स हो, आपने उसको आइसोलेट कर देना टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट विद द फ्लाइज। और इसके अलावा आपने क्या करनी है, नेजल हाइजीन करनी होती है। तो क्या चीज़ें होती है, नंबर 1 आपने विजिबल मैग्नेट्स को क्या करना है, ओके, फिर फोर्सेप्स से पिकअप कर लेना। जो इनविजिबल मैग्नेट्स होते हैं उनको क्या करना है, आपने क्लोरोफॉर्म ऑयल से आपने मार देना होता है। इसके बाद नेजल डाउच विद द वार्म सलाइन, इसकी वजह से आपने सारे क्रस्ट को, डेड मैग्नेट्स को, स्लज को, स्लफ को निकाल देना है। इसके बाद जब पेशेंट को मैग्नेट है तो आप उसको आपने आइसोलेट कर देना विद अ मॉस्किटो नेट टू प्रिवेंट द वाइड कॉन्टैक्ट विद द फ्लाइज। और उसके अलावा तमाम पेशेंट को आपने क्या देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है फॉर नेजल हाइजीन बिफोर लिविंग द हॉस्पिटल है। इसके बाद सीएसएफ राइनोरिया, तो सीएसएफ राइनोरिया की तरफ आ जाती है। ओके, तो सीएसएफ राइनोरिया का डायग्नोसिस आ जाएगा, क्लियर वाटरी नेजल डिस्चार्ज है। इसके अलावा इसमें सीएसएफ राइनोरिया के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक में इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं। ओके, अच्छा, डायग्नोसिस के लिए बेस्ट हमारा बीटा 2 ट्रांसफिन और बीटा 2 ट्रेस प्रोटीन होती है। ओके, जो सबसे स्पेसिफिक और सेंसिटिव होती है हमारी ये वाली होती है। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके यहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी टियोलॉजी देख लो, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, कंजेनिटल लीजन की वजह से हो सकता है। और जो सीएस ऑफ एंटीरियर के लीनियर फोसा है वो नोज में पहुंचेगा क्रीपिफॉर्म प्लेट के जरिए, रूफ ऑफ एथमॉइड ईयर सेल की वजह से, या फ्रंटल साइनस है जो कि मिडल के लीनियर फोसा वाला सफिनेट साइनस की इंजरी की वजह से होता है। अगर टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर है तो सीएसएफ रीचेस करेगा मिडल ईयर में, उसकी करेगा थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब इनटू द नोज, जिसको बोलते हैं सीएसएफ ऑटोराइनोरिया। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लेना है, ये इसको पैराडॉक्सिकल भी बोलते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट साइन, रिजर्वायर साइन आ जाएगा, हेलो या टारगेट साइन आ जाएगा, हैंडकरचीफ साइन आ जाएगा। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर क्या क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर आपका बीटा 2 ट्रांसफिन होगा। इसके अलावा बीटा 2 ट्रांसफिन आपको पैरिलीफ एक्वोस्यूमर में देखने को हो सकता है, बीटा ट्रांसफर प्रोटीन। इसके अलावा ग्लूकोज टेस्टिंग बाय ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड आप इन दोनों इस्तेमाल नहीं करते होते। क्लियर, इसके अलावा लोकलाइजेशन है, लोकलाइजेशन के अंदर आपने क्या करना है, एचआरसीटी करना है, एमआरआई करना है, इंट्रोथेकल फ्लोरेसेंस स्टडी करेगा, सीटी सिस्टेनोग्राम और यूज ऑफ इंट्रोथेकल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें बेड रेस्ट आ जाएगा, एलिवेशन ऑफ हेड ऑफ द बेड आ जाएगा, बेड रेस्ट, एलिवेशन ऑफ हेड ऑफ द बेड आ जाएगा। ओके, स्टूल सॉफ्टनर यूज करने, इसके अलावा अपने नोज ब्लोइंग को, स्नीजिंग को, स्ट्रेनिंग को अवॉइड करना, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज करनी, स्टाजोलामाइड आपने यूज करना टू डिक्रीज द सीएसएफ प्रेशर होता है, और लंबर ड्रेन भी करना होता है। बाकी सर्जरी के अंदर न्यूरो सर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच, एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच, ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच। तो न्यूरो सर्जिकल, एक्स्ट्रा ड्यूरल और ट्रांस नेजल आपकी अप्रोच आना शुरू हो जाती है। क्लियर, अब प्रिंसिपल ऑफ रिपेयर के अंदर क्या होगा, नंबर 1 आपने क्या करना, साइट ऑफ बोनी डिफेक्ट को डिफाइन करना है कि कैवलीफॉर्म प्लेट रूफ ऑफ माइड है, स्फीना एंड साइनस है। नंबर 2 आपने ग्राफ्ट साइट को प्रिपेयर करना है। नंबर 3 आपने क्या करना है, अंडरले ग्राफ्टिंग करनी है। ओके, फेशिया की एक्स्ट्रा ड्यूरली। इसके बाद आपने म्यूकोसा को प्लेस करना होता है। बोनी डिफेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपने कार्टिलेज से रिपेयर करना है फ्रॉम द नेजल सेप्टम और ओरिकुलर कॉन्का। इसके बाद आपने सर्जिकल और जेल फॉर्म अप्लाई करनी है स्ट्रेंथनिंग के लिए, लंबर ड्रेन करनी है अगर सीएसएफ का प्रेशर ज्यादा है, लास्ट में आपने एंटीबायोटिक यूज करनी होती है। अगर सीएसएफ ली फ्रंटल साइनस है तो उसके आपने क्या करना है, ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन और ऑब्लिटरेशन ऑफ साइनस विद द फैट, इससे आपने ये करनी होती है, ये अगर फ्रंटल साइनस का है तो। ओके, ये तो ऑलमोस्ट कवर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं एलर्जिक रिनाइटिस। तो एलर्जिक रिनाइटिस और उसके अलावा वेसोमोटिक रिनाइटिस में क्या फ़र्क होता है? एलर्जिक रिनाइटिस सीज़नल या पेरिनियल हो सकता है, ये पेरिनियल होगा, थ्रू आउट द ईयर होगा। एलर्जिक रिनाइटिस में एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। ये आईजी मीडिएटेड होता है, आउटोइम्यून होता है। अब इसके अंदर ब्रोंकोस्पैज़म होगा, इसके अंदर ब्रोंकोस्पैज़म नहीं होगा। इसमें जो स्नीजिंग होती है 10 से लेकर 20 दफ़ा होती है। यहाँ पे स्नीजिंग आपको प्रोक्सिमल स्नीजिंग देखने को मिलती है। अब इसमें हिस्टामिन की प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे हिस्टामिन की प्रोडक्शन नहीं होती। यहाँ पे रिलेटेड टू द एलर्जन है, ये एलर्जन की वजह से नहीं होता। यहाँ पे वीडियो रिएक्टिव में करेंगे, यहाँ पे वीडियो रिएक्टिव में नहीं करते होते। क्लियर, तो ये तो हो जाएगा। बाकी इसके अलावा confirm the diagnosis and what precaution she would take to avoid the house dust। तो precaution क्या होगी, यूज ऑफ एलर्जी प्रूफ कवरिंग ऑन द बेडिंग के ऊपर एलर्जी प्रूफ कवरिंग यूज करें मैट्रेस के ऊपर। नंबर 2 वॉश बेड रेगुलरली। नंबर 3 वैक्यूम क्लीनर यूज करें। नंबर 4 रिमूव ऑल कारपेट है। तो ये प्रिवेंशन के अंदर आ जाएगा। बाकी डायग्नोसिस के कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं। ओके, डायग्नोसिस के अंदर आपने देख लेना, सबसे पहले आपका आ जाएगा टोटल अंदर डिफरेंशियल काउंट है। टोटल और डिफरेंशियल काउंट के अंदर आपको यूजिनोफिलिया देखने को मिलेगा। इसका निमोनिक ट्रांस टोटल और डिफरेंशियल काउंट आ जाएगा। आर से आ जाएगा, आर से आपका आ जाएगा रेडियो एलर्जन सॉल्वेंट एसिड रास्ट आ जाएगा। ओके, ए से आपका क्या आ जाएगा, ए से आपका रास्ट में से आ जाएगा। ओके, एन से आपका नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट आ जाएगा, एस से आपका स्किन आ जाएगा और एन से नेजल स्मेल भी आ जाएगा। टोटल और डिफरेंशियल काउंट के अंदर आपको पेरिफेरल इओसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। नेजल स्मेल के अंदर आपको इओसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन इओसिनोफिलिया आपको नॉन एलर्जिक रिनाइटिस विद इओसिनोफिलिया सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है एलर्जिक रिनाइटिस की, तो एरिया क्लासिफिकेशन इसको आपने 2 में डिवाइड किया है, ड्यूरेशन और सीवियरिटी। का ड्यूरेशन इंटरमिटेंट या सीवियर है। इंटरमिटेंट के अंदर अगर हफ्ते में 4 दिन से कम या 4 लेस देन 4 वीक्स है, लेकिन अगर से ज्यादा हो तो वो परसिस्टेंट आ जाएगा। सीवियरिटी में माइल्ड या मॉडरेट टू सीवियर। ओके, अब तो माइल्ड में क्या
होगा, आपको ये सिम्टम देखने को नहीं मिलेगी, लाइक स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, इम्पेयरमेंट ऑफ डेली एक्टिविटी, इम्पेयरमेंट ऑफ स्कूल वर्क और ट्रबलसम एक्टिविटी है। क्लियर? अच्छा, स्किन टेस्ट के अंदर मज़ीद 2 टेस्ट हो जाते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट और स्पेसिफिक आईजी मेजरमेंट आना शुरू हो जाती है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसका निमोनिक बहुत सारा, ओके, बी सब ब्रोंकियल अस्थमा हो जाएगा, और से ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम है, ओके, एससीसीएस ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, ओके। इसके अलावा रिकरेंट साइनसाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, और स्पाइडल पॉलिप वगैरह हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, वाइडर्स ऑफ एलर्जन। वाइडर्स ऑफ एलर्जन के अंदर क्या होगा, नंबर 1 में क्या करना है कि पिलो को या मैट्रेस को इनकेस करना विद द प्लास्टिक शीट, चेंज द प्लेस ऑफ द वर्क है, चेंज द प्लेस ऑफ द जॉब है, ओके, ठीक है। यानी इन शॉर्ट के एलर्जी कवरिंग यूज करनी है, वॉश बेड करना है, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट इधर ड्रग है, ट्रीटमेंट इधर ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग आ जाती है, निमोनिक के क्लास है, ओके। सी से आपका सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाएगा, एल से आपका ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ जाएगा, ए से आपका आ जाएगा, ओके, इस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एस से आपका आ जाएगा, अच्छा, ए से एंटीहिस्टामिन भी आ जाती है, ओके, एस से सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग लाइक ओरल टॉपिकल आ सकते हैं, और एस से आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल स्टेबलाइजर, और ए से एंटी-आईजी भी बन जाती है। क्लियर? तो ये भी आपने नोट कर लेना, तो हम इसको पावर 3 बना देते हैं, ओके। बाकी इम्यूनोथेरेपी हाइपरसेंसिटाइजेशन हम यूज़ कर सकते हैं जब ड्रग फेल हो जाती है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर सेंसिटाइजेशन के एजेंट को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये नोट कर लेना कि यहाँ पर ना जो इसका ये है, यहाँ पर अगर माइल्ड है, माइल्ड इंटरमीडिएट डिजीज़ है, माइल्ड इंटरमीडिएट डिजीज़ में आपने ओरल एंटीहिस्टामिन या इंट्रानेज़ल क्रोमोगालिन सोडियम यूज़ करना है। अगर आपका मॉडरेट सीवियरिटी है, परसिस्टेंट डिजीज़ है, तो उसकी वजह से आपने क्या यूज़ करना है, इंट्रानेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करना है। इसके बाद है कि अगर सीवियर सिम्पटम है, तो सीवियर सिम्पटम में आपने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करनी है, कॉम्बिनेशन में एंटीहिस्टामिन और आपके स्टेरॉइड आना शुरू हो जाएगी। अगर सीवियर और परसिस्टेंट है, क्लियर, तो आपने क्या करना है, ओके, स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड और इम्यूनोथेरेपी करनी है। अगर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्ट है, तो आपने इंट्रानेज़ल डिकंजेस्टेंट का शॉर्ट कोर्स लेना होता है, ठीक है, और अवॉइड एलर्जन और इरिटेटिंग ऑल डिजीज़ है, ओके, तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके, वेसोमोटर रिनाइटिस का ट्रीटमेंट है। वेसोमोटर रिनाइटिस का जो ट्रीटमेंट आपने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल के अंदर आपने फिजिकल फैक्टर को अवॉइड कर देना, फॉर एग्जांपल सडन चेंज इन टेंपरेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, ओके, ब्लास्ट ऑफ एयर और डस्ट आ गया। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन या अपने ओरल नेज़ल डिकंजेस्टेंट आपने यूज़ करने होते हैं, ओके, फॉर रिलीविंग और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा पास है पास, ओके, तो ऐसे क्या हो जाएगा, स्टेरॉइड आ जाएगा, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक आ जाएगा, और साइकोलॉजिकल फैक्टर, फॉर एग्जांपल ट्रैंक्विलाइजर आपने यूज़ करना है। सर्जरी के अंदर अपनी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना बाय द मेजर्स व्हिच रिड्यूसेस द साइज ऑफ टर्बिनेट, ओके, यानी आपने नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करना है। इसके अलावा एक्सेसिव राइनोलॉजी जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, वीडियोनोरेक्टमी करनी होती है। क्लियर? ये भी हो जाएगा। अगर रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा क्या होता है, रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा टॉपिकल लेज़ोकंजेस्टेंट को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल फेनिलेफ्रिन, ज़ैलोमेटासोलोन या ऑक्सीमेटासोलोन है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, अपने नेज़ल ड्रॉप को विथड्रॉ कर देना, स्टेरॉइड सिस्टेमिक स्टेरॉइड को शुरू करना, उसके अलावा आपने टर्बिनेट के साइज़ को कम कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओके, नेज़ल पॉलिप वाली चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, ओके। तो नेज़ल पॉलिप है, नेज़ल पॉलिप के अंदर जो एंट्रोकॉनल पॉलिप है, इसमें आपको ग्रेइश मैस वगैरह देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है, जो कि अप एंड डाउन मूव करेगा, ग्लोबुलर मैस होगा जो कि गुआनी और नेज़ोफेरिंक्स को फिल करेगा, सॉफ्ट पैलेट के पीछे हैंग आउट कर रहा होता है, ठीक है। उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अलावा ब्लॉब ऑफ म्यूकस है, ब्लॉब ऑफ म्यूकस पॉलिप जैसे बिहेव करेगा, लेकिन ये डिसअपीयर हो जाएगा ऑन ब्लोइंग द नोज। इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक मिडल टर्बिनेटस को कैसे सेपरेट करोगे, ओके, पिंक अपीयरेंस एंड द हार्ड फीलिंग। इसके अलावा एंजियोफाइब्रो में आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, क्लियर। और क्या होगा, और आपको अदर नियोप्लाज्म देखने को मिल सकते हैं, वो कैसे करोगे आप, फ्लैशी पिंक अपीयरेंस से करोगे या फ्राइबल नेचर या टेंडेंसी टू ब्लीड। अब डायग्नोसिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सरे पीएनएस आपने करना है, ओपेसिटी नजर आएगी, एक्सरे लैटरल व्यू और सॉफ्ट टिश्यू नेज़ोफेरिंक्स में ग्लोबुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पोस्ट नेज़ल स्पेस में आ जाएगी। वो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एंजियोफाइब्रोमा से बाय द कॉलम ऑफ एयर बिहाइंड द पॉलिप, इसको बोलते हैं क्रिसेंट साइन, और नॉन कंट्रास्टेटिव स्कैन पैरानेज़ल साइनसिस से आपको पॉलिप का स्टैंड पता लगेगी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी होती है, ठीक हो गया। जो एंट्रोकॉनल पॉलिप इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं बाय इवलियन, इधर थ्रू द नेज़ल और ओरल रूट होती है, ठीक हो गया। रिकरेंस इज अनकॉमन आफ्टर द कंप्लीट लेकिन अगर इन केसेस अगर रिकर हो रहे हैं तो आपको कार्डियोलक्स ऑपरेशन करेगा, ठीक है। अगर रिकरेंस हो रही है तो कार्डियोलक्स ऑपरेशन आपको चाहिए टू रिमूव द पॉलिप कंप्लीटली फ्रॉम इट्स साइट ऑफ ओरिजिन एंड टू डील द कोएक्सिस्टेंट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, लेकिन आजकल हमने एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ओके। तो नेज़ल पॉलिप क्या होता है, नेज़ल पॉलिप आर द नॉन नियोप्लास्टिक मैसेज ऑफ एडिमाटस नेज़ल म्यूकोसा और साइनस म्यूकोसा। हम इनको दो में डिवाइड करते हैं, एंट्रोकॉर्नल पॉलिप और बायलैटरल ऑर्थोडोंटल पॉलिप होता है। जो एंट्रोकॉर्नल पॉलिप होता है म्यूकोसा मैक्सिलरी साइनस से निकलता होता है नियर इट्स एसेसरी ऑस्टियम, और ये ग्रो करता होता है कोआने में और नेज़ल कैविटी में। एंटर में इसका स्टॉक होता है, कोआने में इसका राउंडेड या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, नेज़ल के अंदर फ्लैट होता है फ्रॉम द साइड टू साइड, क्लियर। अब इसकी बात है कि हाउ विल यू मैनेज, तो जो एंट्रोकॉर्नल पॉलिप को आपने इजीली इवल्ज कर देना बाय इधर थ्रू द ओरल और नेज़ल रूट होते हैं। अगर रिकरेंस कंप्लीट रिमूवल के बाद आपको कॉमन होते हैं, अगर रिकरेंट है तो आपने क्या करनी है, कार्डियोलक्स ऑपरेशन या क्या करना, आपने एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी आपने करनी होती है, क्लियर, ठीक हो गया, ओके। यानी पहले हम क्या करते थे, पहले हम जो सिंपल पॉलीपेक्टमी या कार्डियोलक्स ऑपरेशन करते थे रिकरेंट केसेस के लिए, वो पहले करते थे, ठीक है, ये भी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। तो यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के अंदर तो आपने को मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया था, फॉरन बॉडी बताया था मैंने। इसके अलावा मैंने कहा था कि राइनोलिथ हो सकता है, क्लियर। इसके अलावा मैंने बताया था कि वहाँ पे और क्या क्या था, मैंने आपको बताया था, ओके, नेज़ल मियासिस है,
एक्यूट एंड नेजल डिप्थेरिया, एक्यूट एंड क्रॉनिक यूनिलैटरल राइनोसाइनोसाइटिस हो गया, तो साइनोसाइटिस हो गया, ब्लीडिंग पॉलिपस हो गया, बिनाइन मैलिग्नेंट कंडीशन हो गया, एंडोकार्नल पॉलिप हो गया, कॉन्का बिलोसा हो गया, हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेटी आपको देखने को मिलता है। वेस्टिबुल के अंदर क्या होगा, वेस्टिबुल के अंदर नंबर वन इन्फ्लेमेशन वेस्टिबुलाइटिस है, फ्रेंकल आ जाएगा, स्टेनोसिस आ जाएगा, इट्रेसी आ जाएगा। ओके, बाकी पेपिलोमा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। नेजोफारिंक्स के अंदर क्या होगा, यूनिलैटरल कॉर्नियल इट्रेसी आ जाएगा। ओके, इसके अंदर कॉमन काज ऑफ बायलैटरल, बायलैटरल वेस्टिबुलाइटिस हो जाएगा। ओके, स्टेनोसिस ऑफ नेरीज या कॉन्जेनिटल इट्रेसी, या नेजल कैविटी में क्या होगा, एक्यूट रिनाइटिस, क्रॉनिक रिनाइटिस, सेप्टल हीमाटोमा, सेप्टल एब्सेस, बायलैटरल कॉर्नियल इट्रेसी। नेजोफारिंक्स के अंदर एडिनॉइड आ जाएगा, लार्ज कॉर्नियल पॉलिप है, थॉर्न वार्ड सिस्ट है, एडियन बिटवीन द शॉर्ट पैलेट एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, और लार्ज बिनाइन इन द मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं इंट्रोकॉर्नल पॉलिप और थ्रोम्बोइड पॉलिप का डिफरेंस देख लेते हैं। जो इंट्रोकॉर्नल पॉलिप होता है बच्चों में होता है, एडल्ट में हो सकता है। थ्रोम्बोइड पॉलिप हमेशा एडल्ट में होगा। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है। इसकी क्या क्या कॉजेज होते हैं, उसका निमोनिया के कैन की छोटी स्टार सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अलावा आ जाएगा सी से एक और चीज़ भी आ जाएगी, वो होगा हमारा क्रॉनिक साइनोसाइटिस है। इससे आपका एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस आ जाएगा। ओके, इससे आपका एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी भी आ सकती है, क्लियर रेस्टमा भी आ जाएगा। एन से आपका नेजल मास्टोसाइटोसिस, सी से कार्टिजिनस सिंड्रोम हो, वाई से यंग सिंड्रोम को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो इंट्रोकॉर्नल पॉलिप होते हैं सॉलिटरी होते हैं, आपको मल्टीपल देखने को मिलेगा। यूनिलैटरल होते हैं, बायलैटरल होते हैं। ये मैक्सिलरी साइनस नियर द ओस्टियम से निकलते हैं, जबकि एथमोइडल साइनस से किनेट प्रोसेस से निकलती है। ये पीछे की तरफ ग्रो करते हैं, कोना की तरफ, और ये सॉफ्ट पैलेट के पीछे नजर आएगी, जबकि एंटीरियरली ग्रो करके नेरीज के नजर आएगा। ओके, ट्राइलोबुलर होता है, जबकि स्मॉल ग्रेप लाइक मैसेज होगा। ठीक है, जो कॉर्नल पार्ट होता है कोने से प्रोजेक्ट करेगा और फिल करेगा नेसोफेरेंस को, उसका रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं, इसके ज्यादा होते हैं। ओके, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल, लेकिन इसमें आप सर्जरी करोगे। ठीक है, ये तो आ गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया है। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे नेजल पॉलिप है। ओके, यानी कहने का मतलब है कि ग्रेइश मैस है, तो ये क्या है, एंट्रोकॉर्नल पॉलिप है। तो एंट्रोकॉर्नल पॉलिप को डायग्नोस कैसे करना, तो यहाँ पे एक्सरे पैरानेजल साइनस, एक्सरे पैरानेजल साइनस से आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर वन आपको ओपेसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ओपेसिटी इन द मैक्सिलरी एंट्रोमी देखने को मिलेगी। नंबर टू, एक्सरे लैटरल व्यू सॉफ्ट टिश्यू नेसोफेरिंक्स है, तो इसमें क्या देखने को, लैटरल व्यू सॉफ्ट टिश्यू नेसोफेरिंक्स में आपको ग्लोबुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पोस्ट नेजल स्पेस में देखने को मिलेगी। लास्ट में क्या होगा, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको पॉलिप का एक्सटेंड देखने को मिलेगा। बाकी ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। ओके, और इसके अलावा हमारे सिंपल पॉलिपेक्टमी और कार्डियोलैक्स ऑपरेशन है, जो कि रिकरेंस के लिए की जाती है। ठीक है, ओके, और जो इंट्राकॉर्नल पॉलिप को इजीली रिमूव करने के बाद एवरियन थ्रू द नेजल या ओरल रूट होता है, रिकरेंस रिलेटिवली कम कॉमन होती है। इसके बाद आगे चलती है, व्हाट आर द नेजल पॉलिप, तो नेजल पॉलिप कहते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक मैसेज ऑफ एडिमेटस नेजल और साइनस म्यूकोसा, तो उसको दो में डिवाइड किया, इंट्राकॉर्नल या बायलैटरल मॉडल, इस से आपने करना है। ओके, तो ये तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। उसके बाद ट्राई टू रिमेंबर द पॉइंट। अच्छा, बाकी उसका डिफरेंस को मेमोरी बता रहे, इसको छोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द नोज है, तो ब्लड सप्लाई ऑफ नोज आपने बतानी है। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस है, एंड व्हाट आर द कॉमन साइट्स ऑफ ब्लीडिंग है। तो नोज वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, नोज से ब्लड सप्लाई ऑफ नोज आपने इसको दो में डिवाइड किया, नेजल सेप्टम वाला और लैटरल वाला। तो जो हमारा नेजल सेप्टम वाली जो होती है ना, वहाँ पे इंटरनल कैरोटिड में आपके एंटीरियर थ्रोम्बोइड और पोस्टीरियर थ्रोम्बोइड है। लैटरल वाल के अंदर भी आपको सेम देखने को मिलती है। ओके, ठीक है, बाकी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कैसे आपने रट्टा मारना है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत ईजी है। यहाँ पे तो हमारी जो होती है ना, वो वाली कहने का मतलब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, जो हमारा लिटिल एरिया होता है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सफीना पैलेटिन आर्टरी होती है, इसके अलावा हमारी सेप्टल ब्रांचेज जो ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी होती है, इसके अलावा सुपीरियर लेबियल आर्टरी की सेप्टल ब्रांचेज होती है। जबकि लैटरल वाल के अंदर क्या होगा, लैटरल वाल के अंदर आपको ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, वहाँ पे भी ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी देखने को मिलता था। ठीक है, वहाँ पे भी फेशियल आर्टरी के सुपीरियर लेबियल ब्रांच, यहाँ पे भी फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज होती है। बस यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर सुपीरियर डेंटल आ जाएगी और पोस्टीरियर सुपीरियर लैटरल नेजल आ जाएगी। दोनों को रट्टा मार लेना है। लिटिल एरिया क्या होता है, एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम में पड़ता है, जस्ट अबव द वेस्टिब्यूल। यहाँ पे चार आर्टरी पार्टिसिपेट करी होती है। एथमोइडल सेप्टल ब्रांचेस, सुपीरियर लेबियल आर्टरी सेप्टल ब्रांच, सफीना पैलेटिन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, एनास्टोमोस करके वेस्कुलर प्लेक्सस बनाती है, वो किसन बैक प्लेक्सस कहते होते हैं। अब ये जो एरिया होता है, ड्राइंग इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेटरी करंट को एक्सपोज करता हो तो फिंगर नेल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। यानी यहाँ पे ड्राइंग इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेटरी करंट हो सकता है, फिंगर नेल ट्रॉमा की वजह से एपिस्टेसिस हो सकती है चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में। रेट्रोकॉलुमनर वेन की वजह से यंग एडल्ट में आपको, यंग पीपल में आपको वीनस ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, जबकि एडल्ट के अंदर रेट्रो प्लेक्सस की वजह से होती है। रेट्रोकॉलुमनर वेन क्या होती है, ओके, ये वेन वर्टिकली डाउनवर्ड आती है बिहाइंड द कॉलुमेला, क्रॉसेस द फ्लोर ऑफ नाउस, और ये टेरागार्ड प्लेक्सस को ज्वाइन करते हैं वीनस प्लेक्सस को। वोटर प्लेक्सस क्या होता है, प्लेक्सस ऑफ वेनस जो कि इंफीरियर टू द पोस्टीरियर अंडर इंफीरियर टर्मिनेट पे देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस। तो कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस की तरफ आ जाते हैं। आपने इसको तीन में डिवाइड कर देना, लोकल, जनरल और एंडियोपैथिक है। लोकल के अंदर आपने नोज और नेसोफेरिंक्स है, नोज के अंदर आपने ट्रॉमा लिख देना, इन्फेक्शन लिख देना, फॉरेन बॉडी लिख देना, न्यूप्लाज्म है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, इसके अलावा डीएनएस आ जाएगा। अब इसका जो नेसोफेरिंक्स है बहुत ईजी है, इसमें आपको जुवेनाइल नेसोफेरिंजियो फाइब्रोमा आ जाएगा। ओके, इसके अलावा आपके एडिनोडाइटिस आ जाएगा, उसके अलावा आपका मैलिग्नेंट कैंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनरल के अंदर सीवीएस में आपका हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड के अंदर आपका एप्लास्टिक ल्यूकेमिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लीवर के अंदर आपको हेपेटिक सिरोसिस आ जाएगा, किडनी के अंदर क्रोनिक नेफ्राइटिस आ जाएगा, ड्रग के अंदर सैलिसाइलेट या एनाल्जेसिक की वजह से आ जाएगा, मीडियम कंप्रेशन में ट्यूमर्स आ जाएगा, एक्यूट जनरल इन्फेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकनपॉक्स देखने को मिलेगा, और लास्ट में विकैरियस मेंस्ट्रुएशन है, एपिस्टेक्सिस अकरिंग एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और इडियोपैथिक आ जाएगा। साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस के अंदर क्या क्या नंबर लिटिल एरिया में 90% होती है, इसके अलावा अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंटीरियर और पोस्टीरियर थ्रोम्बोइडल आर्टरी से आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, बिलो द लेवल ऑफ मिडल
टर्बिनेट। ओके, यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है ब्रांचेस ऑफ सफिनो-पैलेटल आर्टरी की वजह से होती है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी। ओके, यहाँ पे जो ब्लड होता है फेरिस का चला जाएगा, डिफ्यूज नेज़ल सेप्टम और लैटरल वाल दोनों से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? आपने दोनों को नोट कर लेना। इसके अलावा नेज़ोफैरिंक्स आ जाएगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टेसिस में क्या फ़र्क होता है? एंटीरियर एपिस्टेसिस के अंदर ब्लड होता है फ्लो आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द नोज इन सिटिंग पोजीशन, तो उसको एंटीरियर एपिस्टेसिस कहते हैं। जबकि जो पोस्टीरियर एपिस्टेसिस में जो ब्लड होता है वापस थ्रोट में चला जाएगा, कॉफी कलर्ड वोमिटस बनाना शुरू कर देगा। ठीक है? तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपने क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है इसमें। आपने पहले नंबर 1 एंटीरियर एपिस्टेसिस ज़्यादा कॉमन है, पोस्टीरियर एपिस्टेसिस रिलेटिवली लेस कॉमन होता है। एंटीरियर एपिस्टेसिस लिटल एरिया से एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ लैटरल पार्ट से निकलता है, जबकि पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी से निकलेगा। ये चिल्ड्रन के अंदर यंग एडल्ट के अंदर होगा 40 से ऊपर देखने को मिलेगा। ट्रॉमा की वजह से होती है आपको स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंशन या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। माइल्ड होती है, इसमें सीवियर होती है, लोकल प्रेशर या पैकिंग से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, पोस्ट नेज़ल पैकिंग आपको चाहिए होती है। क्लियर? बाकी हम आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मोड ऑफ ऑनसेट पता लगाना है कि स्पॉन्टेनियस या फिंगर नेल ट्रॉमा, ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी को देखना, कितना ब्लड लॉस हुआ है। ओके, साइड ऑफ द नोज की कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग एंटीरियर है पोस्टीरियर है, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है फैमिली के अंदर, या हिस्ट्री तो नहीं है हाइपरटेंशन की, ल्यूकीमिया की, मैटर वाइल्ड डिजीज की, या कोई ड्रग तो नहीं ली, तो ये मैनेजमेंट की तरह आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद आपने फर्स्ट एड के देते हैं। फर्स्ट एड का ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का फर्स्ट एड आ जाते हैं। फर्स्ट एड वहाँ पे पिंचिंग है, ट्रोटर मेथड है। ट्रोटर मेथड में क्या होता है, सिटिंग फॉरवर्ड होता है। ओके, इसमें क्या बैठना है आपने, लीन फॉरवर्ड होना है, लीन फॉरवर्ड ओवर अ बेसिन टू स्पिट आउट एनी ब्लड और ब्रीथ क्विकली फ्रॉम द माउथ। ओके, मुंह से सांस लेनी है। इसके बाद कोल्ड ऑब्लेशन आ जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी, ब्लीडिंग अगर कंट्रोल नहीं है तो आपने हॉस्पिटलाइज करना। हॉस्पिटलाइज के अंदर आपने जनरल मेयर्स एंड एपिस्टेक्सिस है। ओके, ओके, जनरल मेयर्स ये वाली है कि मेक द पेशेंट विद अ बैकअप रेस्ट एंड रिकॉर्ड एनी ब्लड लॉस टेक प्लेस थ्रू द स्पिटिंग और वॉमिटिंग। रीअश्योर करना पेशेंट को, सेडेशन देनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना, हेमोडायनामिक्स एंटीबायोटिक देनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, इन्वेस्टिगेट करना, ट्रीट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक हेरिडिटरी हेमरेजिक टीनोजेक्टिस है, इसमें आपने सेप्टोडर्मोप्लास्टी करनी होती है। उसको ठीक करोगे आर्गन केटी या एंटीवायज लेजर से करोगे। ठीक हो गया? ओके, तो ये आ जाएगा आपका। अच्छा, अगर हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे, हॉस्पिटल के अंदर अगर माइल्ड ब्लीडिंग है, ओके, माइल्ड ब्लीडिंग है और एक्सेसिबल माइल्ड ब्लीडिंग आपने इसको दो में डिवाइड कर देना है, एक्सेसिबल साइड पे, अननोन साइड पे। अगर अननोन साइड पे है ओके, तो आपने एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन करनी है, लेकिन अगर एक्सेसिबल साइड पे तो आपने कॉटराइजेशन करनी है सिंपल। अगर सिवियर ब्लीडिंग है और एग्जैक्ट साइड नहीं पता तो आपने क्या करना है, नेजल पैकिंग करनी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग है। इसके बाद डिलेड मैनेजमेंट। डिलेड के अंदर क्या होगा, अगर स्टेबल पेशेंट है तो आपने इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट करना है, और इसके अलावा आपके अगर परसिस्टेंट सीवियर ब्लीडिंग है तो आपने क्या करना है, एम्बोलाइजेशन करनी है, लाइगेशन करनी है, एसएमआर वगैरह करना होता है। ठीक है? एंड अब लाइगेशन के अंदर आपको डिफरेंट वेसल आना शुरू हो जाती है। लाइगेशन के अंदर आपको क्या होगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से अगर ब्लीडिंग है ना, ओके, तो आपने क्या करना है, लाइगेशन करनी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अबव द लेवल ऑफ या अबव द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। इसको मैक्सिलरी आर्टरी की लाइगेशन करनी है अनकंट्रोल्ड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में। कैसे करोगे, कार्डवल लक्स ऑपरेशन में करते होते हो। ठीक है? ओके, यानी पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में मैक्सिलरी आर्टरी और स्पाइनल आर्टरी आपको पोस्टीरियर सुपीरियर ब्लीडिंग अबव द मिडल टर्बिनेट, तो आपने इसमें क्या करनी है, पैकिंग से करनी है। ओके, तो एथमोइडल आर्टरी को करनी है, लिंच इंसिजन आपने अप्लाई करना है मीडियल वाला फॉरवर्ड में। इसके बाद ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक सफिनो-पैलेटल आर्टरी लाइगेशन है, तो ओके, तो ये रिजिड एंडोस्कोप से परफॉर्म करना होता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया देना होता है। ठीक है? ओके, इसमें आपने एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी भी लाइगेट कर सकते हैं बाय द लिंच इंसिजन। ओके, ठीक हो गया? और एसपीए लाइगेशन का हाई सक्सेस रेट होता है। इसके अलावा एम्बोलाइजेशन फेमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन करेंगे, इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी को लोकलाइज करेंगे, एम्बोलाइजेशन करेंगे विद जेल फॉर्म ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड और कॉइल आ जाएगा। ठीक है? तो जो एथमोइडल आर्टरी आपने कभी भी इसको वो नहीं करना होता, एम्बोलाइज नहीं करना होता। तो ऑलमोस्ट हमने पूरे स्टेप्स वगैरह देख लिया है। ओके, इसके बाद है साइड्स भी हो गया। कंट्रोल द ब्लीडिंग, हाउ विल यू मैनेज, तो कंट्रोल द ब्लीडिंग पहले तो फर्स्ट एड आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट एड आना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी कॉटराइजेशन, इंटीरियर नेजल पैकिंग, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन है। इसके बाद है टेक जनरल मेजर्स रिगार्डिंग, तो जनरल मेजर्स कौन कौन से, जनरल मेजर्स में मेक द पेशेंट सिट अप विद अ बैक रेस्ट, ताकि बैक रेस्ट के साथ बिठा देना। उसके बाद ब्लड लॉस चेक करना है, ब्लड रीशोर करना है, ब्लड प्रेशर पल्स वगैरह चेक करनी है, हेमोडायनामिक को मेंटेन करना, ब्लड ट्रांसफर, एंटीबायोटिक देनी है साइनसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, इंटरमिटेंट ऑक्सीजन देनी है बायलैटरल पैक में देने की, बायलैटरल पैक के अंदर, और उसके अलावा इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करना फॉर अंडरलाइंग का जनरल काज के लिए। ठीक है? ये तो आ जाएगा हमारा। बाकी हमारा बट इन्वेस्टिगेशन विल यू प्रिस्क्राइब, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, वन बी कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस हो गया। अच्छा, बट इन्वेस्टिगेशन विल यू प्रिस्क्राइब टू फाइंड द कॉज ऑफ हेमाटोमेसिस, तो आपने इसको 3 में डिवाइड करना है, हेमाटोलॉजिकल, बायोकेमिकल और इमेजिंग आ जाएगा। हेमाटोलॉजिकल में सीबीसी आ जाएगा, टीएलसी, डीसी, यानी ये सारे आपको हेमाटोलॉजिकल टेस्ट लिख देना है। बायोकेमिकल के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आ जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, एलएफटी, आरएफटी ये लिख देना है। और इमेजिंग के अंदर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और डॉपलर आपको टेस्ट आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं एपिस्टेक्सिस का, तो हो जाएगा हाउ विल यू मैनेज द केस। ओके, तो मैनेज द केस क्या होगा, वी कंट्रोल द ब्लीडिंग और चेक जनरल मेजर्स। के बाद आ जाएगा चाइल्ड केयर। चिल्ड्रन के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज है तो ट्रॉमा की वजह से, फॉरेन बॉडी या नेजल ट्रॉमा, नेजल पिकिंग की वजह से हो सकता है। मिडिल एज के अंदर क्या हो सकता है, मिडिल एज में आपको जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल फाइब्रोमा हो सकता है देखने को, ड्रग्स की वजह से, सटल परफोरेशन की वजह से हो सकता है। ओल्ड एज के अंदर क्या होगा, ओल्ड एज के अंदर ट्रॉमा, हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंसी, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। ओके, बाकी व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल फॉर मैनेजिंग एक्टिव नोज ब्लीडिंग, तो वही आपके बेसिक प्रिंसिपल आपने नोट कर लेना है। इसके बाद है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, बेसिक प्रिंसिपल फॉर मैनेजिंग एक्टिव नेजल ब्लीडिंग। अभी क्वेश्चन 2 ये बोल रहा है। ओके, ओके, यानी बेसिक प्रिंसिपल या जनरल मेजर्स वाला मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ओके, इसके
बाद चलो आगे आ जाते हैं, बाकी हाउ विल यू व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल नेजल ब्लीडिंग, ये तो आ जाएगा। बाकी 5 काजेस ऑफ एपिस्टेक्सिस इन सच पेशेंट, कौन से पेशेंट में 10 साल के बच्चे में, तो नंबर 1 आपका ट्रॉमा आ जाएगा, नंबर 2 न्यूरो स्पीकिंग है, नंबर 3 फॉरेन बॉडी है, या डीएनएस की वजह से हो सकता है, क्लियर, या एंजियोफाइब्रोमा या डिसऑर्डर ब्लड वेसल की वजह से देखने को हो सकता है। बट इन्वेस्टिगेशन विल यू डू टू मेक अ डायग्नोसिस, द इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाएगा, हेमाटोलॉजिकल बायोकेमिकल इमेजिंग आ जाएगा, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, डॉपलर आ जाएगा, क्लियर। बाकी ये भी हमने देख लिया। लिटिल एरिया एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, जबकि पोस्टीरियर एब्यूलर प्लेक्सस कहां पे होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट, यानी पोस्टीरियर टू द इंफीरियर एंड ऑफ, यानी ये कहाँ पे पड़ा होता है हमारा, इंफीरियर टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट, आपने नोट कर लेना। उसके बाद है कि किसल बैक आर्टरी ब्लड सप्लाई के अंदर कौन कौन से इंटीरियर थॉइडल आर्टरी, सफिना पैलेटिन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, पोस्टीरियर थॉइडल आर्टरी आ जाती है, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओके, ट्रॉमा टू द फेस। अगर ट्रॉमा टू द फेस में व्हाट क्लिनिकल साइन विल इंडिकेट द फ्रैक्चर नेजल बोन, तो फ्रैक्चर नेजल बोन की वजह से आपको पेरिऑर्बिटल काइमोसिस देखने को मिल सकता है, नेजल डिफॉर्मिटी हो सकती है, क्राइपिटस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, व्हाट इज द बेस्ट सूटेबल टाइम, एडिमा से पहले आपने करना है, अगर एडिमा होगा तो 5 से 7 दिन तक करना। बट अर्ली कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकती है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो सकती है, नंबर 2 हेपेटाइटिस लीवाटोमा हो सकता है, और लास्ट में सीएसएफ राइनोरिया हो सकता है। और जो लेट इसमें आपके सेप्टल एब्सेंस हो सकती है, सेप्टल परफोरेशन हो सकती है, सडन लॉस हो सकती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और नेजल डिफॉर्मिटी हो जाती है, आपकी लेट कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद है कि फर्स्ट एड मैनेजमेंट के अंदर एयरवे मैनेजमेंट, हेमरेज और एसोसिएटेड इंजरी। ओके, तो ये वाला पड़ा है एयरवे, हेमरेज और एसोसिएटेड इंजरी, तो ये जनरल मैनेजमेंट यहाँ पे पूछी हुई है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट है। तो नंबर 1 आपने मेंटेनेंस ऑफ एयरवे करनी है, एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है बाय द लॉस ऑफ स्केलेटल सपोर्ट, तो एयरवे को सिक्योर करने के लिए आपने इंट्यूबेशन या ट्रैकेओस्टोमी करनी है। हेमरेज है तो इसमें क्या करना है, जो इंजरी होती है फेस की वो ब्लीड करती है, तो हेमरेज को आपने स्टॉप करना है, प्रेशर या लाइगेशन वेसल से। एसोसिएटेड इंजरी में हो सकती है, तो एसोसिएटेड इंजरी को आपने फोकस करना होता है। बाकी बता दें कॉम्प्लिकेशन नेजल ट्रॉमा, तो नेजल ट्रॉमा की जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ओके, तो वो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर रिकरेंट एपिस्टेक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, वैसे यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा नेजल ट्रॉमा की वजह से कॉम्प्लिकेशन है। ओके, अच्छा यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ नोज लिखा हुआ है, पेरिऑर्बिटल काइमोसिस, टेंडरनेस, नेजल डिफॉर्मिटी है। तो जो नेजल डिफॉर्मिटी होती है ना, ये आपकी किस में आ जाएगी, लेट के अंदर आ जाएगी, क्लियर। कैरापेटस एपिस्टेक्सिस आपकी अर्जेंट आ जाएगी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ये भी आपको लेट में देखने को मिल सकती है, सेप्टल इंजरी या हेमाटोमा की वजह से लैसरेशन है। डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, फिजिकल एग्जामिनेशन से बनाओगे। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, ओपन बुक फ्रैक्चर और क्लोज बुक फ्रैक्चर। ओपन बुक फ्रैक्चर में क्या होता है, जो सेप्टल म्यूकोसा होता है कोलैप्स हो जाता है, नेजल बोन आपस में सप्लाई आउट कर देती है, क्लियर, ठीक हो गया। बाकी जो फ्रैक्चर ऑफ फेस है, लाइक हमारा जो अपर 1/3 है इसमें फ्रंटल साइनस से सुप्राऑर्बिटल रीच या फ्रंटल बोन का फ्रैक्चर होता है, मिडिल 1/3 के सबसे ज्यादा नोज का होता है। ओके, जाइगोमा का हो सकता है, इसका निमोनिक है, मोन्स है, मोन्स। ओके, मैक्सिला। अच्छा, लीफो टाइप 1 फ्रैक्चर ट्रांसवर्स होता है, टाइप 2 वाला पिरामिडल होता है, टाइप 3 वाला आपको क्रेनियोफेशियल डिसफंक्शन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो उसका होता है हमारा लोअर 1/3 में मैंडिबल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कंडाइलर प्रोसेस का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्लियर। इसके बाद है कि डिप्लोपिया, ब्लीडिंग और पेन है, ठीक है, लेफ्ट साइडेड ऑफ फेस पे चोट लगी है। ओके, तो डायग्नोसिस क्या होगा, लीफ और टाइप 2 फ्रैक्चर हो जाएगा, लीफ और टाइप 2 फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, पिरामिडल फ्रैक्चर आ जाएगा। ओके, तो आप इसके 3 फ्रैक्चर को देख लेते हैं। लीफ के पहला ट्रांसवर्स पिरामिडल, तीसरा क्रेनियोफेशियल डायसिस्टोसिस है। और लीफ टाइप 1 वाला कहां से पास करेगा, फ्लोर ऑफ नोज से पास करेगा, ठीक है, फ्लोर ऑफ यानी फ्लोर ऑफ नोज और मैक्सिलरी साइनस, यानी लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, मैक्सिलरी एंट्रम से पास करेगा, क्लियर, और टर्नर कट प्लेट से करेगा। लीफ पिरामिडल वाला ये कहां से पास करेगा, रूट ऑफ नोज से पास करता होता है, क्लियर, रूट ऑफ नोज से पास करेगा। इसके अलावा लैक्रिमल बोन को, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट को, इसके बाद फ्लोर ऑफ ऑर्बिट की वजह से आपको ये देखने को मिला है ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर। इसके अलावा अपर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी साइनस और टिरा कार्टिलेज ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस फ्रैक्चर के ना जाइगोमैटिक फ्रैक्चर से रिजेंबलेंस होती है। इसके बाद है कि लीफ और टाइप 3 फ्रैक्चर्स में क्रेनियोफेशियल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। इसमें फ्लैट बोन होती है, फेशियल बोन होती है, क्रेनियल बोन से सेपरेट हो जाएगी, रूट ऑफ नोज से एथमॉइड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करता होता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा, मैलोक्लियन ऑफ टीथ विद एंटीरियर ओपन बाइट आ जाएगा, इलोंगेशन सीएसएफ राइनोरिया देखने को मिलेगा। ओके, क्रीविफॉर्म प्लेट डैमेज होती है, लीफ और टाइप 2 टाइप 3 में हो जाती है। बाकी एक्सरे पीएनएस वाला वाटर व्यू करवाएगी। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, फ्रैक्चर फिक्सेशन करनी है मैक्सिलरी फ्रैक्चर के, तो इंटरडेंटल वायरिंग, इंटरमैक्सिलरी वायरिंग, ओपन रिडक्शन, प्रोशियस रिंग, ये वायरिंग स्लिंग आपने यूज करनी है फ्रंटल बोन से, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज योर इमीडिएट एक्शन, तो इमीडिएट एक्शन क्या होगा, टू रिस्टोर द एयरवे। ओके, इमीडिएट एक्शन क्या होगा, रिस्टोर द एयरवे होगा एंड स्टॉप सीवियर हेमरेज फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्टरी, तो एयरवे को रिस्टोर करना, हेमरेज करना और एसोसिएटेड आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद है कि मैलोक्लियन ऑफ टीथ, व्हाट विल यू लुक फॉर द पेशेंट, तो इसमें मैलोक्लियन ऑफ द टीथ, एंटीरियर ओपन बाइट आ जाएगा, इलोंगेशन ऑफ मिड फेस है, मोबिलिटी द मैक्सिला, एससीएस और राइनोरिया, टाइप 2 टाइप 3 के तरफ। बाकी सेक्वेली ऑफ सीवियर ट्रॉमा ऑफ द फेस और नोज की तरफ, तो सीवियर एडाइमा, ये सब चीज़ें तो लिख लेंगे। ओके, फर्स्ट एड भी हो गया, कॉम्प्लिकेशन भी हो गया। इसके बाद आ जाते हैं एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस की तरफ। ओके, तो एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के जो टेस्ट होते हैं ना, कौन कौन से टेस्ट आप करते हो, नंबर 1 आपको नोट आ जाएगा, आपने क्या करना है, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट, उसके बाद एक्सरे, वाटर व्यू आ जाएगा। ओके, और सीटी स्कैन आ जाएगा, सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी ट्रीटमेंट का निमोनिक हसन है, इससे आपका हॉट फर्मेंटेशन आ जाएगा, इससे जैसे करेगा, इससे आपका ओके स्टीम इनहेलेशन है। ओके, ये सब एंटी माइक्रोबियल और से क्या रहेगा, नेजल डिकंजेशन ड्रॉप आना शुरू हो जाएगा। बाकी जो सर्जरी के अंदर एंटर लेवल आ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक सोफा, ऐसे क्या हो जाएगा, साइनोसाइटिस क्रॉनिक सब एक्यूट साइनोसाइटिस हो जाएगा, ओस्टियोमाइटिस ओस्टियोमाइटिस हो जाएगा, ए से आपका एब्सेस हो जाएगा, और एफ से क्या हो जाएगा आपका, ओके, फ्रंटल साइनोसाइटिस हो सकता है। ठीक हो गया, आपने नोट कर लेना। इसके बाद हम नोट करते हैं आगे
व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर कॉम्प्लिकेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस। तो कॉम्प्लिकेशन हमने डाटा मार लिया, मैनेजमेंट भी तैयार कर लिया, क्लिनिकल फीचर की तरफ आ जाता है। क्लिनिकल फीचर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिम्पटम देखने को मिलेगा, लाइक फीवर आ गया, हेडेक हो गया, मलेरिया हो गया। हेडेक आपको देखने को मिल सकता है फोरहेड की तरफ और रिफ्रंटल साइनसाइटिस से कंफ्यूज करता है। पेन आपका गम्स के तीत की तरफ रेफर कर जाएगा। टेंडरनेस देखने को मिलेगी एंटीरियर वाल ऑफ एंट्रम में, रेडनेस या स्वेलिंग ऑफ एडिमा ऑफ चीक देखने को मिलेगा, लोअर आईलिड का एडिमा होगा। नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगी, पास म्यूकोपस इन द मिडल ईयर और पोस्ट नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है। क्लियर। इसके बाद हमने ये भी रट्टा मार लिया, कॉम्प्लिकेशन भी रट्टा मार लिया, ट्रीटमेंट भी हो गया। क्रॉनिक की तरफ आ जाती है, जो पहला है एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस में आपने क्या करना है, एंडोस्कोपिक क्लियरेंस करनी है साइनस इसकी विद द प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज एंड द वेंटिलेशन। इसमें आपको डबल डेंसिटी साइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरॉइड है। देन द प्रोसीजर बाय व्हिच कैन वी हैव कैन अप्रोच द मैक्सिलरी साइनस। तो एंट्रल पंक्चर आ जाएगा, एंट्रोनेजल एंट्रोस्टमी आ जाएगा और कार्डियोवैक्स ऑपरेशन आ जाएगा। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक साइनसाइटिस। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक साइनसाइटिस को आपने तो इन शॉर्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनसाइटिस आपने इसको 5 बड़ी बात करना है। इसका निमोनिक फोलिट है, ओके। एफ से क्या होगा, फोकल इन्फेक्शन है, ओके। ओ से क्या होगा, ऑर्बिटल आ जाएगा। एल से लोकल आ जाएगा, आई से इंट्राक्रैनियल और डी से डिसेंडिंग आ जाएगा, ओके। अब पहले हम लोकल के अंदर म्यूको बायोसील हो सकती है, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट हो सकती है, ऑस्टियोमाइलिटिस और फ्रंटल या मैक्सिला बोन हो सकता है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल में पेरिसेप्टल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाएगा, ऑर्बिटल एब्सेस आ जाएगा, सब पेरियोस्टल एब्सेस आ जाएगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, ऑर्बिटल लैबिक सिंड्रोम, इंट्राक्रैनियल में मेनिंजाइटिस, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, सबड्यूरल एब्सेस, कैमरल साइनस थ्रोम्बोसिस है। क्लियर। बाकी आपके यहाँ पे और चीज़ें भी लिखी हुई है, ओके। लाइक हमारा जो इंट्राक्रैनियल के अंदर कैमरल साइनस थ्रोम्बोसिस एक्सप्लेन कर रहा है। इसके अलावा अच्छा, कैमरल साइनस थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्यूटली लोग स्कीमोसिस होगी, प्रोप्टोसिस होता है, तीसरी चौथी छठी नर्व की आपको लीजन देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। पीपल डायलेटेड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ऑप्टिक डिस्क में कंजेशन या एडिमा आपको देखने को मिलेगा विद द डिमीन ऑफ वीएन, ओके। डिसाइडिंग इन्फेक्शन के अंदर आपको टाइटस मीडिया देखने को मिल सकता है, ओके। इसके अलावा इसका निमोनिक होता है पोप, ओके। इसमें आपको फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा, ओके। या इन शॉर्ट कान की इन्फ्लेमेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट लारिंजाइटिस या ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब अगर फोकल इन्फेक्शन में पॉलीआर्थराइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, फाइब्रोसाइटिस और सर्टेन स्किन डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद इन्वर्टेड पैपिलोमा का ट्रांजिशन सेल पैपिलोमा, रिंगर्स ट्यूमर भी कहते हैं। अच्छा, ट्यूमर ऑफ नेजल कैविटी कौन से होते हैं, बिनाइन में आपको स्क्वेमस पैपिलोमा, इन्वर्टेड पैपिलोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, श्वानोमा, मेनिंजियोमा, हेमांजियोमा, मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, एस्थीसियो, न्यूरोब्लास्टोमा, हेमांजियोपेरिसाइटोमा, ये आपका आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे नोट कर लेना कि ये 40 से लेकर 70 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इन्वर्टेड पैपिलोमा, लैटरल वॉल ऑफ नोज इन द उसमें देखने को मिलता है, ओके। लैटरल वॉल ऑफ द नोज इन द मिडल मियोटस वाले एरिया में, या एक मैक्सिलरी फ्रंटल या स्फिनाइडल साइनस में निकलेगा। या हाइपरप्लास्टिक पैपिलोमाटस पॉलीपेस्ट्रोमा में ग्रो खतरनाक एक्सोफिटिक होती है, 40 लेकर 60 में देखने को होता है। पीवी की वजह से होता है, यूनिलैटरल होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मेजल डिस्चार्ज और एपिस्टेसिस होगी, ओके। और पेल पॉलीपॉइडल मैस होगा जो कि नेजल पॉलिप फॉर एग्जांपल कर रहा होगा। बाकी डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे फीचर लिखे हुए कि हाइपरप्लास्टिक पैपिलोमाटस मैस होता है जो कि स्टोमक के अंदर ग्रो कर रहा होगा, एचपीवी की वजह से यूनिलैटरल होता है। ट्रीटमेंट कहते हैं मीडियल मैक्सिलेक्टमी विद लैटरल एनाटॉमी और सब ग्लेवियल अप्रोच आ जाएगा। इसके अलावा कहते हैं कि 10 से लेकर 15% में मैलिग्नेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी वाइडर सर्जिकल एक्सीजन आपको चाहिए होती है अगर फ्रंटल साइनस में ऑर्बिट के अंदर ट्यूमर जा रहा होता है। रेडियोथेरेपी आपने कभी भी नहीं करनी क्योंकि ये मैलिग्नेंसी को इंडिकेट कर देती है। इसके बाद नियोप्लाज़्मा और पैरानेज़ल साइनसेस है, तो मैक्सिलरी साइनस का कैंसर कैसे पहचानोगे, नंबरनेस ऑफ चीक है, राइट आई प्रोप्टोसिस है, या लूजनिंग और राइट अपर टीथ है, तो मैक्सिलरी साइनस का कैंसर आ जाएगा। बाकी जो हमारा इसका ट्रीटमेंट है T1 और T2 को ठीक करना है सर्जरी या रेडिएशन से। बाकी जो T3 और T4 है उसको आपने सर्जरी और रेडिएशन दोनों करनी है। इसके अलावा कीमो रेडिएशन आपने इनक्यूरेबल ट्यूमर के लिए आपने करनी होती है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आपकी पहले रेडियोग्राफ कराना, फिर सीटी स्कैन, फिर बायोप्सी आ जाएगा, ठीक है। रेडियोग्राफ, सीटी स्कैन और बायोप्सी आ जाएगा, ओके। ये भी हो गया। बाकी इसके प्रोग्नोसिस को देखने के लिए कौन कौन सी होती है, आपका ऑनग्रेन क्लासिफिकेशन, अमेरिकन जॉइंट क्लासिफिकेशन, लेंडर में आना शुरू हो जाती है। टाइप 1 और टाइप 2 को आपने सर्जरी से ठीक करना होता है। बाकी टाइप 3 और टाइप 4 को आपने सर्जरी और कीमो रेडिएशन आपने परफॉर्म करनी होती है, क्लियर। बाकी यहाँ पर कीमो बाकी यहाँ पर स्टेजिंग लिखी हुई है, स्टेजिंग डोंट थिंक सो कि आएगी, ओके।